नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष या फिर संघीय। पहले प्रश्न का आंसर करते चलना है। और आज के सेशन में फिर से उसी तरीके से कुछ आपको आसान प्रश्न देखने को मिलेंगे और कुछ आपको अच्छे वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेवल जो होगा वो मॉडरेट होगा और इसी तरीके का लेवल आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताना शुरू कीजिए, सभी लोग आंसर करना शुरू कीजिए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखो, संप्रभुता का उल्लेख किया गया है, लोकतंत्रात्मक का उल्लेख किया गया है, पंथ निरपेक्ष का उल्लेख किया गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहले प्रश्न में ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो डी विकल्प जो होगा, जितने लोग डी विकल्प का आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अभी देखो, मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम संविधान में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या फिर संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान करना। दूसरे प्रश्न का सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करते चलो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये सब तो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन आम संविधान में मतदान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो भारत में पहला जो वित्त आयोग था, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखो, वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्या है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक संस्था है और भारत के पहले जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष केसी नियोगी हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो केसी नियोगी हमारे करेक्ट आंसर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो आकस्मिक निधि की बात करता है। 265, 266, 267 या फिर 268। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आकस्मिक निधि की बात कर रहा है। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करते चलना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 267 ऑप्शन सी, जितने लोग आंसर करोगे करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आकस्मिक निधि जो है ये 267 में है। और अगर आपसे पूछ ले संचित निधि, ठीक है, कौन सी, अगर आपसे पूछ ले संचित निधि तो संचित निधि 266 में है, आकस्मिक निधि 267 में। तो दोनों को याद रखना, भारत सरकार की संचित निधि 266 है और आकस्मिक निधि जो है वो 267 है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखो, जो पहले मतदान की जो आयु थी, जो वोटिंग के लिए जो एज थी वो 21 थी, अभी क्या कर दिया गया है, इसको 18 कर दिया गया है। अगर आप 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप वोटिंग कर सकते हो, मतदान कर सकते हो।
तो किस संशोधन से ये प्रावधान किया गया है? 66वें, 62वें, 61वें या फिर 63वें? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61वां संशोधन किस वर्ष हुआ है? तो संशोधन का वर्ष भी याद रखना, 1989 में। 61वां संशोधन 1989 के द्वारा वोटिंग जो एज है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों में क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? कौन सा संशोधन है जो जीएसटी से संबंधित है? बताइएगा, 101वां, 102वां, 103वां या फिर 104वां? 6वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, कौन सा संशोधन है जो जीएसटी के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? जल्दी से इसका आंसर करते चलना है आप लोगों को। 6वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 101वां संशोधन है जो कि जीएसटी से संबंधित है। लागू कब से हुआ है? तो देखो 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। कब से? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? ठीक है, तो बताइएगा, जो ये डार्लिंग श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? उत्तरी, पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या फिर दक्षिणी पश्चिमी तट? फटाफट सारे लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 7वें प्रश्न की बात करेंगे, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट होगा, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। ठीक है, कहाँ पर? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, और तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 8वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करते चलना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन आसान प्रश्नों को भी हम लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आसान प्रश्नों को अच्छे से आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 8वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो 91वें संविधान संशोधन के अनुसार बताया गया है कि लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा सदस्य मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो ज़्यादा के लिए बताया गया, लेकिन कम से कम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, तो उसमें मंत्रियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब कि इससे कम मंत्री नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो कम से कम कितने होंगे? 10, 12, 13 या फिर 14? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितने? तो कम से कम 12 मंत्री जो हैं वो तो होने ही चाहिए। ठीक है, 1-2 राज्य जो हैं इनके अपवाद भी हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या जो है वो 12 ही बताई गई है। ठीक है, 10वें प्रश्न की बात करेंगे, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? पंचायतों की बात हो रही है, तो जो पंचायतों का चुनाव हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि पंचायतों का जो चुनाव हो रहा है तो उनकी देखरेख करना, उनकी निगरानी करना, ये सारे कार्य किसके नियंत्रण में होते हैं? राज्यपाल के, निर्वाचन आयोग के, जिला पंचायत राज अधिकारी के या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के? 10वें प्रश्न का आंसर करते चलना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। 11वें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग।
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? किस भाग में? जब इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये जरूर देख लो कि देखो आपसे भाग पूछ रहा है या फिर अनुसूची पूछ रहा है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? भाग 9, भाग 8, भाग 3 या फिर भाग 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 9 का में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो देखो नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है। 9 का में क्या है? तो 9 का में तो नगर पालिका की बात की गई है, या फिर जिसको आप शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहते हो। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा भाग 9 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना, 12वें प्रश्न का आंसर करना है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? देखो भोजन का पाचन नहीं कह रहा है, प्रोटीन का कह रहा है, ठीक है। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होगा? यकृत से, मुंह से, छोटी आंत से या फिर आमाशय से? जल्दी से सारे लोग बताना क्या हो जाएगा? तो यकृत होगा, मुंह होगा, छोटी आंत होगा या फिर आमाशय होगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आमाशय। ऑप्शन डी 12वें प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है वो आपका उत्परिवर्तन कहलाता है, प्रतिरूपण कहलाता है, संयोजन कहलाता है या फिर प्रजनन कहलाता है। 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, उत्परिवर्तन हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो नहीं पूछा जा रहा है, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या फिर आपका मीथेन हो गया। ये सारी क्या होती है? गर्म गैसें होती हैं, ठीक है, और गर्म है तो फिर ग्रीन हाउस गैसों में चली जाएंगी। ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, आर्गन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? अब बताना है कि जो वन्य जीव हैं तो जो वो विलुप्त होते जा रहे हैं तो उनके विलुप्त होने के लिए कौन सा एक कारण जिम्मेदार नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। ये तो बात एकदम सही है भाई, प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से वो जीव जंतु जो है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? लुप्त होते जा रहा है। जंगलों में आग लगा देना तो बिल्कुल इसकी वजह से भी लुप्त हो जा रहा है, क्योंकि आग लगने से पता चल रहा है कि उनका जो एक पूरा अपना समूह है वो पूरा समूह ही एक बार में जल के या बाकी तरीके से समाप्त हो जा रहा है। वन्य प्राणियों के अवैध जो व्यापार होते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। बाघों का, हाथियों का या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण पशु हैं, जानवर हैं, तो उनके शिकार की वजह से भी कई बार क्या होता है कि कई सारे जो वन्य जीव हैं उनके विलुप्त के कगार पर आ जाते हैं या फिर उनके गायब होने के, समाप्त होने के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये किसी भी वन्य जीव के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। देखो आपसे क्या पूछा था? प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण में ये नहीं आएगा। प्रमुख कारण में तो आपके यही सब होंगे। ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? 16वें प्रश्न का आंसर करना है। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, अलग समिति। कब आई है अलग समिति? तो 1979 में आई है अलग समिति, और इस समिति ने क्या किया है? पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर करना। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न कई बार करा चुका हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है और इसलिए बार बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखो प्रश्न कई बार करा चुका हूं इसलिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो आरटीई अधिनियम, आरटीआई अधिनियम, मनरेगा या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। सबसे पहले बात करते हैं जो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन है इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो संगठन है ये आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट से संबंधित है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? देखो यहाँ पर आपको चार ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और बताना है, चार पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजस्नेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या फिर काठक संहिता? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 19वें प्रश्न का आंसर करते चलो भाई, सभी लोग फटाफट आंसर करते चलो। और बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक जरूर करो, सेशन को शेयर जरूर करो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वाजस्नेयी हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ऑप्शन सी आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा? तो यजुर्वेद में आपको कर्म कांडों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कर्म कांडों का उल्लेख कहाँ पर? यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो आपको क्या होगा, जो आपको गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मतलब कि कौन सा एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन हो सकता है? संभावनाएं कुछ हैं, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। क्या हो जाएगा? 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो कौन से ग्रह हैं जिन पर जीवन के अस्तित्व हो सकते हैं, जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? 20वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर आपका मंगल हो जाएगा। आपको पता है मंगल मिशन लॉन्च भी किया गया है। ठीक है, बहुत सारे देश जो है मंगल मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जीवन के अस्तित्व हो सकते हैं भाई। ठीक है, कई सारी खोज भी की गई है, कहीं कहीं पानी भी पाया गया है मंगल पे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है? आयोडीन का अग्रणी उत्पादक आपसे पूछा जा रहा है। जापान, अमेरिका, चिली या फिर चीन? कौन सा हो जाएगा जो आयोडीन के उत्पादन में आगे है? तो फटाफट आंसर करते चलो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, फटाफट आंसर करते चलिए। 21वें प्रश्न का आंसर करना है और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चिली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे चिली बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जैविक आपदा घोषित की गई है? 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की नदी है और अपने बहुत अधिक प्रदूषण के कारण इसको जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। तो यमुना नदी, गोमती नदी, सई नदी या फिर तमसा नदी? 22वें प्रश्न का आंसर करते चलना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गोमती नदी, जो कि पीलीभीत में फुल्हर झील से निकलती है और इसे अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। 23वें प्रश्न का आंसर करना। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 23वें प्रश्न का आंसर करना है। तो कौन सी गुफा है जहां पर 11 सिरों वाले
शैलकृत, कौन सी शैलकृत गुफा जहाँ पर 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या फिर कार्ले। करेक्ट आंसर क्या होगा? 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करते चलो, फटाफट आंसर करते चलो भाई। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्हेरी हो जाएगी। और ये गुफा कहाँ पर है? तो ये गुफा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी कन्हेरी गुफा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करना। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए? 24वें प्रश्न का आंसर करना है। कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है किसको? पुजारी, स्त्री, गाय या फिर ब्राह्मण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गाय के लिए किया गया है अघन्य शब्द का प्रयोग, मतलब कि ना मारा जाने वाला जीव। तो गाय हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर की बात करेंगे तो देखो, जौनपुर जो है इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। ठीक है, जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। और जौनपुर जो है ये सरकी वंश के राजाओं के समय में आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो सरकी वंश के राजाओं के समय में आज़ाद हो गया था, पूर्व का सिराज कहते हैं। और जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, हुसैन शाह। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, हुसैन शाह। चलो आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 1303 में काकतीय शासकों पर निम्न में से किसकी सेना ने आक्रमण किया है? तो 1303 में अगर हम लोग बात करेंगे तो काकतीय साम्राज्य पर किसकी सेना ने आक्रमण किया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। 26वें प्रश्न का आंसर करना है और करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई। देखो समय भी आपको दिया है 1303, तो जरा दिमाग पर जोर डालो और देखो कि 1303 में कौन सा राजा रहा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। समय क्या है अलाउद्दीन खिलजी का? तो समय है इनका 1296 से लेकर के 1316 का। तो ये समय है अलाउद्दीन खिलजी का। और इसी दौरान 1303 में इनकी सेना जो है वो काकतीय शासकों पर आक्रमण करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो 27वें प्रश्न का आंसर करना। वारेन हेस्टिंग्स ने, टीबी मैकाले ने, लॉर्ड क्लाइव ने या फिर हेनरी डुंडास ने? किसने ये बात कही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कही थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? 27वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन बी हो जाएंगे, टीबी मैकाले हो जाएंगे। मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय मैकाले को दिया जाता है और यह कथन मैकाले का है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल 1902, 1903, 1904 या फिर 1905? 28वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सेवक मंडल या फिर भारत सेवक समाज या फिर इसी को आप कह सकते हो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। स्थापना होगी 1905 में। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? 29वें प्रश्न का आंसर करना है। तो स्वतंत्रता से पहले भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? 29वें प्रश्न का आंसर करना है और करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? 30वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ये आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में है। ठीक है, अच्छा सॉरी, स्टैचू ऑफ पीस की बात की गई है ना। देखो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? राजस्थान में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। जैन आचार्य हैं हरि विजय सूरी, और इनकी जो है एक प्रतिमा है, इसको राजस्थान में लगाया गया है। तो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर लो। ठीक है, ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे करेक्ट हो। 31वें प्रश्न का आंसर करना। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, पोस्ट मासबर्ग और उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं तो उनके लिए बात हो रही है। किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज या भी अब्रक? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, मैग्नीज। ठीक है, तो ये मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई बर्थ या फिर लुई डुमांट? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 32वें प्रश्न का आंसर करना आप लोगों को। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन तो रॉबर्ट ई पार्क ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 33वें प्रश्न क्या आंसर कीजिएगा सभी लोग 33वें प्रश्न की तरफ। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का जो ऑप्टिकल फाइबर में संचरण होता है ये किस घटना का परिणाम होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन? 33वें प्रश्न का आंसर करना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ठीक है, शाकनाशक तो सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या फिर इनमें से कोई नहीं? 34वें प्रश्न का आंसर करना है कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, और जल्दी से आंसर करते चलो भाई। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सोडियम क्लोरेट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सेशन का आखिरी प्रश्न है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनाल एवं फ्लेवोनाइड या फिर इनमें से कोई नहीं? 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सेशन का आखिरी प्रश्न है और क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिनाल एवं फ्लेवोनाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर आप लोग कर दो जितने लोग जुड़े हुए हो। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।